आपका SVS ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो हमने लास्ट लेक्चर में हम क्या बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक तत्वों का हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहे थे। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं भाई, इसको दोबारा बता देता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो देखते हैं भाई, स्कैंडियम का देखते हैं। स्कैंडियम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब पढ़ते देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उस टाइम मैंने बताया भी था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या होता है इसका? 3D1 4s2, यही होता है भाई। इनको उल्टा कर देना, मैं सिंपल सी रफली आइडिया दे रहा हूँ। इधर 1 को 3D पर लगा देना, 2 को 4s पर लगा देना। इधर इसी प्रकार 3D2 4s2, 3D3 4s2। अब क्रोमियम का क्या होगा? 3D5 4s1, यही होगा। इसका क्या होगा? 3D5 4s2, इसका फिर से उल्टा कर दो, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s2, 3D10 सॉरी यहाँ पर 4s1, इधर 4s2। ये तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब आप लोगों ने देखा कि इसमें कुछ वेरिएशन पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। आपने विभिन्नताएं देखी, कहाँ कहाँ देखी? एक तो आप लोगों ने देखी क्रोमियम के अंदर, एक आप लोगों ने कहाँ देखा? कॉपर के अंदर, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है भाई इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये विन्यास भिन्नता कैसे आई, किस वजह से? तो ये क्रोमियम व कॉपर के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें विभिन्नता के दो कारण है भाई। कितने कारण है? दो कारण। वो दो कारण कौन से हैं देखते हैं। नंबर एक, आप लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन किस किस में जा रहे हैं? ये तो NS हो गया। कौन सा हो गया? NS। वह ए कौन सा हो गया? डी वाला कौन सा था? आपको पता है ना, डी वाला N-1 डी हो गया। ये NS व N-1, मतलब भाई N का मान इधर कितना है? 4 है। तो किसकी बात हो रही है? इधर तो 4s की बात हो रही है, इधर 3D की बात हो रही है। N-1 4-1 3D हो गया। तो 4s और 3D की बात करें, मतलब NS व N-1D जो कक्षक है, इनमें क्या होता है, इनके जो ऊर्जा स्तर उनमें क्या होता है? गैप बहुत कम होता है। जैसे कि ये आपका NS हो गया, ये आपका N-1D हो गया, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों की ऊर्जा में क्या है? अंतर बहुत कम है। मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों की ऊर्जा में अंतर कम होने के कारण यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा भाई। वही बात है, यदि 2 घरों की छत आपस में मिली हुई है तो एक आदमी आराम से इस छत से उस छत पर आराम से जा सकता, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक उसी प्रकार इन दोनों की ऊर्जाओं में अंतर कम होने के कारण या उनकी ऊर्जा लगभग बराबर होने के कारण यहाँ से NS से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर N-1D में वो आराम से चला जाता है। तो यहाँ पर क्रोमियम में क्या आता है? होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था 3D4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में यहाँ क्रोमियम के पास आते ही 3D व 4s कक्षा की ऊर्जा में अंतर क्या हो जाता है? लगभग बराबर हो जाता है। तो यहाँ से 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर वो किस में चला जाता है? 3D में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है आपका? 4s1 3D5 बन जाता है। ठीक इसी प्रकार कॉपर में भी यही कंडीशन होती है। 3D व 4s कक्षा की ऊर्जा लगभग क्या हो जाती है? यहाँ पर भी बराबर हो जाती है। तो यहाँ से भी होना क्या चाहिए था? वैसे होना तो क्या चाहिए था? इधर 3D9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन दोनों की ऊर्जा में यहाँ पर भी क्या जाता है? ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है। तो कम होने के कारण यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चला जाएगा? आपका डी में चला जाएगा, 3D में। तो वो क्या बन जाएगा आपका? 4s1 3D10 बन जाता है।
तो एक कारण तो ये हो गया NS व N-1D कक्षक में कम ऊर्जा अंतराल, कम एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, दूसरा कारण देखते हैं भाई कि इसका दूसरा कारण क्या है। तो दूसरा कारण आप जानते हैं कि डी कक्षकों का अर्धपूर्ण व पूर्ण पूरित विन्यास। कौन सा विन्यास? अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास। तो ये तो आपको 11वीं क्लास में बताया गया कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास क्या होता है? स्थायी। हाँ, तो आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास। ठीक है, तो अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास का स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा। तो भाई यहाँ पर क्या होता है? 3d4 व 4s2 होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, ये क्रोमियम में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 3d में चला जाता है, 4s में से निकलकर एक इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? 3d में, तो ये d5 बन जाता है। क्या बन जाता है? d5। और d5 क्या होता है आपका? अर्धपूरित विन्यास। क्या होता है? अर्धपूरित विन्यास। और अर्धपूरित विन्यास क्या होता है? स्थायी विन्यास। तो क्रोमियम स्थायी विन्यास पाने के लिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलकर 3d में चला जाता है। अब इसी प्रकार कॉपर में हो जाता है, यही कहानी किसकी है? कॉपर की। कॉपर में कौन सा होता है? पूर्ण पूरित विन्यास पाया जाता है। कौन सा विन्यास पाया जाता है? पूर्ण पूरित, क्योंकि भाई डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, डी में तो 10 ही भरे जाते हैं मैक्सिमम। ये 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन भरते ये क्या बन गया आपका? पूर्ण पूरित विन्यास बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्ण पूरित विन्यास। तो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास क्या होता है? स्थायी विन्यास। तो इस वजह से भी ये क्या होता है? ये हो जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, या तो सिंपल सा पूछ सकता है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, या फिर कॉपर का पूछ लेगा, या फिर ये भी पूछ सकता है कि क्रोमियम व कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में विभिन्नता के कारण बताइए। तो क्या बताओगे? क्रोमियम व कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में विभिन्नता के निम्न 2 कारण हैं। नंबर 1, NS व N-1D कक्षक में ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण। नंबर 2, अर्धपूरित व पूर्णकृत कक्षकों का स्थायित्व। ठीक है, ये अर्धपूरित व पूर्णपूरित विन्यास क्या होते हैं? स्थायी विन्यास होते हैं। इस वजह से इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या पाई जाती है? विभिन्नता। आपको बतानी पड़ेगी, वैसे पूरा लिखकर होना ये चाहिए था। ओबो के सिद्धांत के अनुसार 3d4 व 4s2 होना चाहिए था, लेकिन ये ना होकर ये होते हैं जिसके निम्न 2 कारण हैं। यही तो ये बता देना, ये दोनों कारण आपको बताने पड़ेंगे। आ गया समझ में? तो ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात। ये तो इनका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया भाई, इनका डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम पढ़ते हैं इनके क्या नाम है, इनके जो कुछ गुणधर्म है, उन गुणधर्मों की बात करते हैं। तो इनके गुणधर्म क्या बताए थे ना कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं? ठोस होते हैं, ये बताया हुआ आपको। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या है? वो धात्विक प्रकृति के होते हैं। संक्रमण तत्व है वो रंगीन होते हैं। संक्रमण तत्व अनुचुंबक के गुणधर्म दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व उत्प्रेरक के गुणधर्म दर्शाते हैं। तो ये क्यों दर्शाते हैं, इन सभी का हम बारी बारी से क्या करते हैं? अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? इन सभी का हम क्या करेंगे? बारी बारी से क्या करेंगे भाई? अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहला गुणधर्म कौन सा आता है आपका? ये याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे 11वीं क्लास में आपको बताया हुआ है, लेकिन एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको। परमाणु व आयनिक त्रिज्या, मतलब संक्रमण तत्वों की परमाणु व आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले बात मैं आपको बता देता हूं कि परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार किसे कहते हैं। ध्यान से समझना। जैसे ये कोई एटम है जिसका ये क्या है? न्यूक्लियस, नाभिक है, और ये इसकी बाह्यतम कोश मान लेना। इसका कौन सा कोश मान लोगे? बाह्यतम कोश। जैसे ये हो गया इसका, ये इसका बाह्यतम कोश। इस बाह्यतम कोश में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस नाभिक और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार, एटॉमिक साइज कहलाती है कि नहीं कहलाती? ठीक है, किसी परमाणु के न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या कहलाती है आपकी? एटॉमिक साइज। किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी वो क्या कहलाती है? एटॉमिक साइज कहलाती है। ये आप लोग जानते हैं। अब एक बार आयनिक त्रिज्या की भी बात कर लेता हूँ, यहीं की ही।
आयनिक त्रिज्या क्या होती है? आप जानते हैं कि जब कोई परमाणु, आयन्स कब बनते हैं? जब कोई तत्व या परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? धनावेश। यदि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? ऋणावेश। तो इन आयन्स बन गई है, ये भाई कैटायन बन गया, ये एनायन बन गया, धनायन और ऋणायन। तो इन आयनों की जो त्रिज्या होगी वही क्या कहलाएगी? आपकी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता है, जानते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो परमाणु त्रिज्या एक बार दोबारा बता देता हूं, किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? आपकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। और आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं? आयनों की त्रिज्या ही क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब हम डी ब्लॉक के गुणधर्म पढ़ रहे हैं भाई, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखना, पहले मैं इनको कंपेयर करता हूं एस ब्लॉक से। भाई आप जानते हैं कि एस ब्लॉक इस साइड में पाए जाते हैं, एस ब्लॉक के ये हो गए दो ग्रुप। एस ब्लॉक के बाद कौन आते? इधर डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं कि नहीं आते? ठीक है, तो पहले परमाणु त्रिज्या की बात कर लेता हूं मैं इधर। ठीक है, इधर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो अब आप लोगों ने 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि हम एक पीरियड में, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है? घटता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है, ये आप लोग जानते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो एस ब्लॉक जो एलिमेंट है, यदि इनका आकार इतना बड़ा है तो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है इसका आकार क्या होगा? इससे छोटा ही होगा, मान लो इतना है। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गया कि डी ब्लॉक के तत्व है, इनका जो आकार है वो एस ब्लॉक के तत्व से क्या होता है? छोटा होता है। ये बात आपको पता चलेगा, कंसेप्ट अपने पास है पीरियोडिक टेबल का कि एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या घटती है। वो क्यों घटती है? आपको पता है कि बाएं से दाएं जाएंगे तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, यही होता है ना भाई, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है। अब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगी? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो बढ़ेगा। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा? जब इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो क्या प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा? इसका मतलब क्या है कि ये जो नाभिक है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो इसकी त्रिज्या में क्या आ जाती है? कमी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना कर यहाँ जाएगा तो इसकी त्रिज्या में क्या आ गई भाई? कमी आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये तो आपको 11th क्लास की पता बात है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं चढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जिसका कारण आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब एक बार आयनिक त्रिज्या की भी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि आयन, जैसे मैं धनायन की बात करता हूं तो धनायन की त्रिज्या हमेशा उदासीन परमाणु से या जनक परमाणु से छोटा होता है। क्यों? जैसे कि मैं बात करता हूं इधर एक स्कैंडियम है, एक स्कैंडियम 2+, इन दो की बात कर लेता हूं। ये धनायन बना, ये आपका उदासीन जनक है, इस पर कोई चार्ज नहीं। तो मैं बोल रहा हूं कि इस धनायन की त्रिज्या है वो इस उदासीन परमाणु से क्या है? छोटी है। क्यों? तो आप लोग जानते हैं कि धनायन कब बनता है? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जैसे कि ये देखो, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जब ये परमाणु कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में सपोज कर लो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस आउटर मोस्ट शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ये बाह्यतम कोश है वो तो खत्म हो गया। ठीक है, अब बचे कौन से? इस अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं बचे? तो इस अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन बचे तो ये क्या करेगा? नाभिक के चार्ज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? या फिर ये कर लो भाई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मान लो आप लोग, क्या दिक्कत है? अब जब यहाँ से बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग था वो धनायन बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात बाह्यतम कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो नाभिक क्या करेगा? इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर अब इसका नाभिक के चार्ज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? भाई एक बार तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को वो खींच रहा था। अब एक निकल गया तो इसके पास कितना बचा? एक। तो अब एक को मजबूती से खींचा, क्योंकि भाई इसका 2 पर तो नाभिक के आकर्षण बल वो विभाजित हो गया, बंट गया, लेकिन अब एक पर तो क्या होगा? उसको एक ही बचा तो उसको मजबूती से अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। तो यही बात है कि धनायन है, इसकी त्रिज्या हमेशा उदासीन परमाणु से छोटी होती है। क्यों? क्योंकि धनायन में बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात
जो शेष इलेक्ट्रॉन बचे उनके ऊपर नाभिक के आकर्षण बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो नाभिक के आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, वो त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नाभिक के आकर्षण बल जेड इफेक्टिव का मान बढ़ जाता है, जिससे वो त्रिज्या कम हो जाती है। ये बात आप लोग जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो धनायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से छोटी होती है, वो आप जानते हैं। तो क्या आंसर दोगे, क्योंकि धनायन में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात बाह्यतम कोश में बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, आयनिक त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस बात को आप लोग याद रखोगे। तो आयनिक त्रिज्या की बात हो गई। अब बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की, कि भाई डी ब्लॉक के तत्व है वो किस प्रकार से इनमें वेरिएशन पाया जाता है। डी ब्लॉक वैसे तो सिंपल सी बात है, कंसेप्ट अपना वही है, एक आवर्त में बाएं से दाएं चढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है, कंसेप्ट वही है, तो घटनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ वेरिएशन होते हैं। वो वेरिएशन क्या हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। तो मैं बात करूंगा सिर्फ 3D की। किसकी बात करूंगा, 3D सीरीज की, प्रथम संक्रमण श्रेणी की। देखो भाई, प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात कर रहा हूं, तो एलिमेंट्स ले रहा हूं मैं इधर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये आपके 10 एलिमेंट आ गए। ठीक है, कंसेप्ट वही है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होनी चाहिए। यही है कंसेप्ट अपना, लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, तो इसके 2 कारण हैं। मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज होनी चाहिए लेकिन नहीं होता। इस तो परमाणु त्रिज्या को पढ़ने से पहले अपने को 2 चीजें पढ़नी पड़ेगी। एक तो जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, नंबर 2 परिरक्षण प्रभाव। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसका 2 नाम है भाई। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग और शील्डिंग। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले दिन 2 को समझेंगे कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, इन दोनों को समझेंगे। तो जेड इफेक्टिव तो आप जानते हैं क्या है, कि नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल महसूस करना, या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा नाभिक का आकर्षण बल महसूस करना, वो क्या कहलाता है, जेड इफेक्टिव कहलाता है। ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब परिरक्षण प्रभाव की बात समझ लेते हैं। परिरक्षण प्रभाव के तो ध्यान से समझना भाई। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मान लो आप NS और ये मान लो भाई आप N-1D मान लेना। मतलब ये 3D हो गया, सॉरी ये 4s है, ये 3D की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन तो 4s में जाएंगे, किसकी ऊर्जा कम होती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, ये लो इसके इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नाभिक है इन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना या इस पर आकर्षण बल महसूस करना, तो जेड इफेक्टिव कहलाता है। ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन अब NS में इलेक्ट्रॉन भरने के पश्चात आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, D में जाएंगे। भाई NS में तो आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। ठीक है, इनका चक्रण विपरीत होगा। अब अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा D में, तो आपको पता है D में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये अगला इलेक्ट्रॉन आ गया D में। ठीक है, अब होगा क्या कि जो अंदर वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये जो NS वाले इलेक्ट्रॉन है इन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिरक्षित करता है, क्या प्रतिकर्षण करता है कि नहीं करेगा। तो भाई अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है कि नहीं कहलाता, कहलाता है। तो यही क्या परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट है, कि अंदर वाले N-1D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन के द्वारा NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन को परिरक्षित करना, नाभिक के आकर्षण बल से उनको बचाना, क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। तो यह बात आपको पता चल गया कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। तो अब हम पढ़ लेंगे 3D सीरीज में परमाणु त्रिज्या का हम अध्ययन कर लेते हैं। देखो भाई,
अब मैं आपको बता रहा हूं कि लेफ्ट टू राइट चलने पर परमाणु एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होगी, परमाणु त्रिज्या घटेगी। तो चलो ये कंसेप्ट शुरू में तो लागू हो जाता है। स्कैंडियम यहां तक तो ये घट गया। याद रखना भाई, मैंने आप लोगों को जो नोट्स दिए थे उस नोट्स में मैंने यहां तक ही दिखा रखा है, ठीक है। आगे उनको मैंने ऐसे कर रखा है। तो यहां पर ना क्रोमियम और मैग्नीज, तो वो क्या है, वो त्रिज्या मैग्नीज तक घटेगी, याद रखना। आप उसको सुधार कर देना, उस स्टूडेंट की बाई मिस्टेक होने की वजह से वो हो गया। तो इसको आप जरा ध्यान देना ना, यहाँ पर इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर कम करोगे, ठीक है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज तक तो क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होती है, घटती है। फिर निकल तक क्या होती है, वो लगभग बराबर होती है। फिर आगे क्या होती है, बढ़ जाती है। कॉपर जिंक में जाकर वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये क्या वेरिएशन पाया जाता है, पहले घट रहा है, फिर बढ़ बराबर, फिर बढ़ रहा था, ऐसा क्यों? वैसे तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि 3D संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग क्या होता है, बराबर होता है। पढ़ा था ना वहां पर, क्यों? क्योंकि इनके जेड इफेक्टिव का मान क्या होता है, लगभग बराबर होता है। तो 0.15 की वृद्धि के कारण वो आकार को कम करने में पर्याप्त नहीं होता, वो तो आपने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन उसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि ऐसा क्या होता है वहां पर। तो आपको इतना ही पता क्या था, अब यहाँ पर दोबारा समझो। आप जानते हैं कि 3D स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाती है तो परमाणु त्रिज्या घटे, जिसका कारण क्या है? तो इसके वही दो कारण है, एक तो आपका जेड इफेक्टिव, दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। अब आप जानते हैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D1 4s2। इसका क्या होगा, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1 और 3D5 4s2। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, दोबारा ध्यान से समझना। ये तो इनका क्या हो गया, नाभिक, ये इनका D कक्षक 3D, ये इनका 4s कक्षक। तो दो इलेक्ट्रॉन किस में गए, 4s में। स्कैंडियम की बात कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन किसके गया, 3D में चला गया, ठीक है। लेकिन शुरुआती जो एलिमेंट है, जो प्रारंभिक जो एलिमेंट्री एलिमेंट है, उनमें क्या होता है, ये जो नाभिक है वो जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को मजबूती से अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसका कहने का मतलब क्या, जेड इफेक्टिव क्या होता है, वो क्या डोमिनेंट रहता है, प्रभावित रहता है। शुरुआत में क्या रहता है, जेड इफेक्टिव क्या रहता है, प्रभावित रहता है। क्यों? क्योंकि जो नाभिक के है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा। तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ अंदर आने की कोशिश तो करेंगे, तो अंदर की तरफ आएंगे तो इनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप तो ये कहोगे कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिरक्षित करेगा, तो इसकी त्रिज्या तो क्या होनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है कि भाई इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, इतनी पावर नहीं होती है कि इन दो इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से वो रोक पाए, इतना इसके पास सामर्थ्य नहीं होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर जेड इफेक्टिव का मान क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो जेड इफेक्टिव का मान ज़्यादा रहेगा तो ये त्रिज्या क्या होती जाएगी, कम। तो ठीक उसी प्रकार D2, D3, D4 और D5 तक कर लेते हैं बात यहाँ तक, ठीक है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन, D में 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप कहोगे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये क्या होगा, इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये 4s के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अंदर की तरफ नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो ये मिलकर 5 इलेक्ट्रॉन मिलकर भी इन 2 इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। इनको परिरक्षित नहीं कर पाएंगे क्योंकि नाभिक के आकर्षण बल का मान ज़्यादा है भाई। क्योंकि नाभिक के आकर्षण बल का मान ज्यादा कैसे, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो प्रभावी नाभिक क्या, इसका मान क्या होगा, बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या है, शुरुआती वाले इलेक्ट्रॉन में जेड इफेक्टिव का मान ज्यादा होने के कारण त्रिज्या में क्या आती है, कमी आ जाती है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो अब आप जानते हैं जैसे आगे की तरफ चलते हैं तो डी यहाँ कितना हो जाता है, D6, यहाँ D7, D8, D9 और D10, ठीक है। अब आप जानते हैं D6, मतलब मैं यहां पर बना रहा हूं D6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, युग्मन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों को क्या हो रहा है यहाँ पर, युग्मन, मतलब इस जगह इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है धीरे धीरे।
3D में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो क्या होगा, परिरक्षण प्रभाव का मान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा भाई। तो अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, इन एलिमेंट्स में जो मैंने दिखाया मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इधर वाले के याद रखना, इनमें क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव होता है वो किसके बराबर हो जाता है, आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा के बराबर हो जाता है। किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट को सिग्मा से दर्शाते हैं ना, आपको पता है। तो यहाँ पर जो परिरक्षण प्रभाव और जो आपका प्रभावी नाभिक क्या है वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जो आपका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो किसको बैलेंस कर देता है, जेड इफेक्टिव को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। तो बैलेंस करने के कारण वो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो बराबर हो जाते हैं तो इन तत्वों का आकार लगभग लगभग क्या हो जाता है भाई, बराबर हो जाता है। इस चीज को याद रखना। तो मध्य वाले तत्वों का परमाणु आकार बराबर होता है, जिसका कारण क्या है, जिसका कारण क्या है कि इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, 3D में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण परिरक्षण प्रभाव का मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। और परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ने से क्या होता है, वो जेड इफेक्टिव वो क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। क्या होने लगता है, कम। तो यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव है वो जेड इफेक्टिव को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। जिस कारण क्या होता है, इन बीच वाले तत्वों का परमाणु आकार क्या होता है, बराबर हो जाता है। अब आगे चलते हैं, कॉपर से जिंक, इधर आगे की तरफ चलते जाते हैं। तो आगे की तरफ धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, युग्मित होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं, युग्मित। तो युग्मित होते जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने के कारण जेड इफेक्टिव तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो मान किसका बढ़ जाता है, सिग्मा, परिरक्षण प्रभाव का मान क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। और परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, बाह्यतम वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, मजबूती से प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो आपको पता, प्रतिकर्षण लगेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इन आगे वाले इलेक्ट्रॉन में परमाणु त्रिज्या बढ़ने का कारण क्या है, यहाँ पर सिग्मा का मान ज्यादा हो जाता है, परिरक्षण प्रभाव का मान ज्यादा हो जाता है। तो ये कारण था जो आपने 11वीं क्लास में सीख रखा है। ठीक है, तो एक बार फिर से दोबारा बता देता हूं कि संक्रमण श्रेणी के जो तत्व है, 3D श्रेणी के जो तत्व है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में आकार में अनियमितता पाई जाती है। जिसका कारण क्या है, जिसका कारण यह है कि शुरुआत में तो क्या है, जेड इफेक्टिव का मान क्या होता है, ज्यादा। प्रभावी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसके कारण क्या है, न्यूक्लियस वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है। और बीच में क्या होता है, फिर जो आपका जेड इफेक्टिव और सिग्मा, जो इस प्रभावी नाभिक क्या और सिग्मा, वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो बराबर होने के कारण इन तत्वों का आकार क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब जो परिरक्षण प्रभाव जेड इफेक्टिव को क्या करता है, बैलेंस करने का कार्य करता है। मतलब ना तो वो इसको अंदर आने देगा, ना ही वो उधर बाहर की तरफ जाने देगा। तो इन तत्वों का आकार लगभग लगभग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। फिर बात करते हैं कॉपर और जिंक की। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन फिर और होगा, उधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो परिरक्षण प्रभाव का मान यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। और परिरक्षण प्रभाव का मान प्रभावी होने के कारण यहां पर त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यह बात हो गई भाई प्रथम संक्रमण श्रेणी में परमाणु त्रिज्या की बात। ठीक है, अब आपने 11वीं क्लास में मैंने यही क्वेश्चन लिखाया था कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग क्या होता है, समान। तो वहां पर होता था कि जेड इफेक्टिव का मान लगभग लगभग बराबर होता है। वहां पर यह समझाया था मैंने आपको, ठीक है ना। बात वो भी सही है, वो ही करेक्ट है। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, वैसे वो कंसेप्ट होना है कि प्रथम इसमें अनियमितता पाई जाती है। मैंने वहां पर बताया होगा कि क्या है, बाएं से दाएं चलने पर प्रथम संक्रमण श्रेणी में क्या होती है, अनियमितता पाई जाती है। शुरुआती वाले जो तत्व है उसमें क्या होता है, जेड इफेक्टिव का मान ज्यादा होता है, जिसके कारण त्रिज्या घटती है। फिर मध्य वाले जो तत्व है उसमें क्या होता है, जेड इफेक्टिव और सिग्मा का मान दोनों का मान बराबर हो जाता है। इसलिए इन तत्वों का आकार भी क्या हो जाता है, लगभग लगभग बराबर। और फिर आगे लास्ट में जाकर सिग्मा का मान बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। यदि अब हम एक ग्राफ बनाना चाहें तो वो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, वो ग्राफ बनाना चाहिए तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, देखना भाई। आप जानते हैं कि इधर से इधर आ रहे तक एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, आकार घट रहा है। ठीक है, इधर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और इधर मैग्नीज हो गया। ठीक है, फिर तत्वों का आकार लगभग लगभग क्या हो जाता है, बराबर। तत्वों का आकार क्या हो गया, बराबर। मैग्नीज
आयरन, कोबाल्ट और निकल तक देख लेते हैं क्या होगा बराबर। फिर क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, इधर कॉपर और इधर जिंक। तो ये ग्राफ बनता है कि नहीं बनता। यदि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का हम वो ग्राफ बनाए परमाणु आकार के बीच में बनाए तो क्या होगा, पहले तो त्रिज्या घट रही है, फिर लगभग लगभग क्या हो रही है, इनकी बराबर हो रही है इधर वाले की, फिर क्या हो रही है, बढ़ रही है। आ गया। तो ये तो बात किसकी की, मैंने आवर्त की बात हो गई। ये बात तो किसकी हो गई, आवर्त में परमाणु आकार किस प्रकार से परिवर्तित होता है, किस प्रकार वेरिएबल होता है, वेरिएशन दर्शाता है, वो आपने आवर्त की तो बात कर दी। अब बात कर लेते हैं एक बार वर्ग की। कॉलम ग्रुप में किस प्रकार ये दर्शाते हैं, तो देखो भाई अब वर्ग की बात करते हैं। तो बात रखना भाई, ये वर्ग वाली बात तो मैं आगे भी बता सकता हूं आपको, लेकिन एक बार यहां पर आप समझ लो थोड़ा सा। ये आपकी 3D के नीचे कौन आता है, 4D, ठीक है। तो स्कैंडियम के नीचे कौन आएगा, इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, Hg और कैडमियम। ये हो गया। फिर 4D के नीचे कौन आता है, 5D आता है। 5D में आपको पता है इसके नीचे कौन आता है, लैंथेनम आता है कि नहीं आता। फिर ये 71, फिर आप जानते हैं 71 के बाद डायरेक्ट कौन है, ये 56 है, कितना है 57 है, 57 है ये, ठीक है। यहाँ पर कौन आएगा, अब 72 आएगा, ठीक है। कौन आता है इसके नीचे, हेल्पनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, Au और Hg, ये आ गया। तो आप जानते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो क्या होता है, परमाणु आकार, एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। आप लोगों ने पढ़ा है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि कोष की संख्या बढ़ती जाती है। भाई ये तीसरा कोष है, ये चौथा कोष है, ये पांचवा कोष है, कोष की संख्या बढ़ रही है, तो कोष की संख्या बढ़ने से परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो भाई 3D से 4D में आएंगे तो इन तत्वों का आकार क्या होगा, मतलब 4D वाली जो तत्व है इनका आकार 3D से क्या होगा, ज्यादा। ये लो भाई, इसको मिटा रहा हूँ इधर ऊपर वाले को एक बार। इस बार हम वर्ग की बात कर रहे हैं। तो इन तत्वों का आकार क्या हो गया, 4D वाले तत्वों का आकार बड़ा हो गया 3D से। ये लो हमने बड़ा कर दिया। अब 4D से 5D में आएंगे, अब क्या होगा, तब भी आकार बढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो बढ़ना चाहिए था, तो भाई देखो ये कौन सा ग्रुप आपका, तीसरा ग्रुप, ये कौन सा है, चौथा, ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये है, ठीक है। तो भाई तीसरे ग्रुप की बात करें, तो तीसरे ग्रुप की बात करें तो तीसरे ग्रुप में 4D से 5D में तो आकार बढ़ रहा है, इसमें तो आकार बढ़ेगा। लेकिन जब चौथे ग्रुप की बात करें, चौथे ग्रुप में नीचे चलते हैं तो आकार बढ़ना चाहिए था, 4D से 5D में तो आकार बढ़ना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, ये लगभग लगभग क्या होते हैं, सब के सब बराबर होते हैं इनका आकार। ध्यान रखना भाई, इट्रियम से लेंथनम आएंगे, ठीक है ना। तीसरे ग्रुप की बात कर रहा हूं, तब तो परमाणु आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तब तो परमाणु आकार बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम चौथे ग्रुप में चले जाएंगे तो चौथे ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो आकार 4D और 5D का आकार बराबर हो जाता है। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण आप जानते हैं, इधर 57 है, इधर 72 है, इनके बीच में कितने एलिमेंट आ गए, 14 F ब्लॉक के एलिमेंट आए कि नहीं आए, 14 F ब्लॉक के तत्व आ गए, ठीक है। तो उस F ब्लॉक के तत्व आ गए। अब 57 से डायरेक्ट 72 में हो तो अचानक प्रोटॉन्स की क्या होती है, वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है, प्रोटॉन्स की। भाई हेल्प नियम के जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन की वृद्धि होगी, तो प्रोटॉन की वृद्धि होती है तो जेड इफेक्टिव का मान क्या होता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। अभी भी शुरू में बताया है
कि उसके नाभिक में प्रोटॉन की वृद्धि होने से जेड इफेक्टिव का मान क्या होता है, बढ़ेगा। वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जेड इफेक्टिव बढ़ा, तो जेड इफेक्टिव बढ़ते क्या हो जाएगी, त्रिज्या कम, और वो त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी, 4d के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। वैसे इसको आगे और बता देंगे, आगे लेंथेनॉइड आएगा वहां पर उसको ढंग से समझेंगे। इनका n-2 का क्या होता है, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, वो आगे समझेंगे आपको क्या होता है। एक बार यहाँ पर इतने याद रखो, क्योंकि लेंथेनम से हेल्प नियम तक जाने पर अचानक 15 प्रोटॉन्स की क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे जेड इफेक्टिव का मान बढ़ जाता है। और जेड इफेक्टिव का मान बढ़ने से क्या हो जाता है, इन जो 5d सीरीज वाले जो एलिमेंट है इनकी त्रिज्या है वो 4d सीरीज के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये याद रखना, ठीक है ना। वैसे इसका वो n-2 जो है इसका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव पाया जाता है, वो आगे लेंथेनाइड संकुचन में वहां आएगा, आगे समझा देंगे इसको। एक बार तो यहाँ पर इतना ही याद रखो आप लोग, ठीक है। लेकिन याद रखना तीसरे ग्रुप की जो बात कर रहा हूं मैं, तीसरे ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर आकार क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। तीसरे ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर आकार क्या होगा, बढ़ेगा, और इन सबका क्या करेगा, आकार फिर आगे वाले का बराबर हो जाएगा। फिर आपको एक जनरली सी बात बता देता हूँ आपको, जो ये आप ये तो जानते हैं कि 12 वर्ग है जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। आप जानते हैं क्यों, क्योंकि इनका आयनिक और परमाणुविक अवस्था में डी कक्षक पूरा क्या रहता है, भरा हुआ रहता है, इसलिए हम इनको संक्रमण तत्व नहीं मानते। लेकिन डी ब्लॉक के तत्व हैं, संक्रमण तत्व नहीं है, डी ब्लॉक के तत्व तो है ये। अब बात करते हैं 11वें वर्ग की, कॉपर, Ag और Au, इनकी बात बताता हूं आपको, ठीक है। तो ये तो संक्रमण तत्व है। अब इनको हम क्या बोलते हैं, सिक्का धातु भी बोलते हैं। 11वें वर्ग के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, सिक्का धातु, कोइनेज एलिमेंट, कोइनेज मेटल। आप जानते हैं कि प्राचीन समय में कॉपर, चांदी और सोने इनके क्या बनाए जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सिक्का धातु भी कहते हैं। तो ये बात आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है, ठीक है। तो ये बात हो गई परमाणु व आयनिक त्रिज्या की, परमाणु व आयनिक त्रिज्या की। तो हम इसे एक वो निकाल सकते हैं अपना, वैसे सूत्र आपको पता है क्या होता है, जेड इफेक्टिव वो क्या, एटॉमिक साइज क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, प्रभावी ना भी क्या उसका मान ज्यादा होगा, इसकी साइज क्या होती है, कम होती है। ये बात आप लोग जानते हैं, पहले से बता रखिए, तो इसको ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। आप जानते हैं बाएं से दाएं चलोगे, आवर्त की बात कर रहा हूँ, आप 3D में बाएं से दाएं चलते तो त्रिज्या घटेगी, क्योंकि प्रभावी ना भी क्या उसका मान बढ़ जाता है। फिर मध्य वाले तत्व का क्या, त्रिज्या बराबर होती है, जिसका कारण क्या है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव और जेड इफेक्टिव दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, कि शील्डिंग इफेक्टिव और जेड इफेक्टिव को बैलेंस करता है, तो इन तत्वों का आकार क्या हो जाता है, इधर वाले का बराबर हो जाता है। फिर आगे परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ा, तो परिरक्षण प्रभाव सिग्मा का मान बढ़ेगा, तो साइज क्या होती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, यहाँ पे 11th क्लास में आप लोगों ने सीख रखी है यहाँ पर। तो ये बात हो गई परमाणु व आयनिक त्रिज्या की। यहाँ पर आपका एक गुणधर्म हुआ है अभी डी ब्लॉक एलिमेंट का, परमाणु व आयनिक त्रिज्या। अब दूसरा देखते हैं भाई, अब दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा गुणधर्म कौन सा है, आयनन एंथैल्पी। दूसरा गुणधर्म कौन सा है, आयनन एंथैल्पी। आपका दूसरा जो गुणधर्म है वो कौन सा है, आयनन एंथैल्पी है। या आयनन विभव, एक ही बात है, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, आई ई से, आई ई से, ठीक है। चलो इसको बात करते हैं। तो पहली बात तो आयनन एंथैल्पी कहते हैं किसे, ठीक है। तो ध्यान से इसकी परिभाषा सुनना, आप लोग जानते भी हैं, किसी परमाणु के या किसी विलगित गैसीय परमाणु के, याद है ना गैसीय परमाणु की बात हो रही है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से, किसमें, बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को विलगित करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, वो ऊर्जा क्या कहलाती है आपकी, आयनन एंथैल्पी। जैसे कि ये आपका नाभिक, ये सपोज को आपका बाह्यतम कोश है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इसके साथ क्या आकर्षण बल से बंधा हुआ है, आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है यहाँ से, तो इस इलेक्ट्रॉन अपने आप तो निकलेगा नहीं,
तो इसको निकालने के लिए अपने को क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा। और जो ऊर्जा हम दे रहे हैं वो ऊर्जा क्या कहलाती है आपकी, आईई, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो एक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। यह आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। अब हमने पहला गुणधर्म पढ़ा था एटॉमिक साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जिसको एटॉमिक साइज समझ में आ गई उसको आयनन एंथैल्पी अपने आप समझ में आ जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। देखो कैसे समझ में आता है, अभी देखते हैं। पहले तो मैं क्या है कंपैरिजन करता हूं, डी ब्लॉक जो एलिमेंट है इनका कंपैरिजन करता हूं किसे, एस ब्लॉक के एलिमेंट से। किसे, वैसे पहले मैं एक सूत्र लिख देता हूं, आई ई है वो क्या होता है, साइज का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसकी साइज कम होगी उसकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा। आप लोग जानते हैं, अब इसको हम समझते हैं। आप जानते हैं एस ब्लॉक का एलिमेंट कोई भी ले लो जिसका आकार सपोज करो इतना बड़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट की। तो बाएं से दाएं चलेंगे, डी ब्लॉक के जो तत्व है वो एस ब्लॉक के दाएं तरफ पाए जाते हैं। तो बाएं से दाएं चलेंगे तो क्या होगा भाई, त्रिज्या कम होगी, आकार कम होगा। ये आकार कम हो गया, ये इसका नाभिक है, ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की दूरी इतनी सी है, ठीक है। अब देखो जब इस एस ब्लॉक का तत्व है, इस नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है। मतलब इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है लेकिन इसके बीच में ज्यादा, मतलब यहाँ पर जेड इफेक्टिव का मान क्या है, कम है। कि बाएं से दाएं चलते जेड इफेक्टिव बढ़ता, आप भी जानते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा। तो इनके जो प्रोटॉन नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल क्या है, कम है। तो आकर्षण बल कम है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा पर ही, सपोज करो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ये टूट जाता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, कम। मतलब ये जो नाभिक का वो इस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से अपनी तरफ खींच रखा, मजबूती से इसको पकड़ रखा है। तो अब इसको हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इसके लिए अपने को ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। सपोज करो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ रही है, क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। तो यह सिंपल सी बात है कि दो डी ब्लॉक के जो तत्व है इनका आयनन विभव है या आयनन एंथैल्पी है वो एस ब्लॉक के तत्वों से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा। जिसका कारण है कि साइज से। भाई मेरा सिंपल सा कॉमन सा फॉर्मूला आपको बताता हूँ, एक छोटी लकड़ी लेना और एक बड़ी लकड़ी लेना, तोड़ने में ज्यादा जोर किसको आएगा, छोटी लकड़ी में। तो जिसका आकार छोटा होगा वहां से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए ऊर्जा भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। याद रखने से समझ जाओगे आप लोग। अब हम बात करते हैं आयनन एंथैल्पी, इनकी बात करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं। एस ब्लॉक से तो हमने कंपेरिजन कर लिया। तो वैसे तो क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि आकार घटता है तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। तो आप भी जानते हैं। लेकिन मैंने आपको 11th क्लास में एक बात बताई थी कि जो ये डी ब्लॉक के तत्व है इनका आकार लगभग 3D श्रेणी है, इनका आकार क्या होता है, बराबर होता है। तो इनके आयनन एंथैल्पी भी लगभग क्या होती है, बराबर होती है। आपको मैंने पढ़ाया वहां पर, पता है सब लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऐसे इसका आकार की बात करते हैं, यहाँ पर इनके आकार की। जो अभी भी मैंने बताया, तो बाएं से दाएं चलते तो आकार घटता है। तो आकार घटा तो आयनन एंथैल्पी वही है भाई, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनकी बात करता हूँ। तो बाएं से दाएं चलते परमाणु त्रिज्या घटती है तो आयनन एंथैल्पी क्या बढ़ी, आयनन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर इनकी क्या होगी, बराबर। फिर इनकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आकार का वही फैक्टर है, ठीक है। तो भैया तो बात हो गई आयनन एंथैल्पी की बात हो गई, जो आप लोगों को पता है साइज से इसका कर देते हैं। अब आगे की बातें करते हैं, जरा ध्यान से सुनना भाई। मैं बात कर रहा हूं क्रोमियम और मैग्नीज की बात कर रहा हूं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं 3d5 4s1। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d5 4s2 होता है, यही होता है। अब बात करते हैं कि आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं, प्रथम आयनन एंथैल्पी की। प्रथम आयनन एंथैल्पी का मतलब जब आप इसको ऊर्जा दोगे, क्या दोगे,
इसको आप ऊर्जा दोगे, तो ऊर्जा दोगे तो आपने पहली बार ऊर्जा दी, तो पहली बार ऊर्जा दी तो बाई तुमको उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, 4s में से निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बचा 3d5 4s0। अब आप इसमें ऊर्जा दोगे, तो ऊर्जा तो आप इसमें भी दे रहे, तो इसमें भी ऊर्जा, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो क्या बना 3d5 4s1 बना कि नहीं बना। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रथम आयनन एंथैल्पी की। तो अब क्वेश्चन ये उठता है मैग्नीज की प्रथम आयनन एंथैल्पी है वो क्रोमियम से अधिक होती है, क्यों भाई। मैग्नीज की Mn की प्रथम आयनन एंथैल्पी है, सॉरी मैग्नीज की प्रथम आयनन एंथैल्पी है वो क्रोमियम से अधिक होती है, क्यों, क्या कारण है। तो कारण क्या है, आप देखोगे इसमें D5 है अर्धपूरित है, S1 है तो ये भी अर्धपूरित है, लेकिन इधर D5 अर्धपूरित है, लेकिन देखो S पूर्ण पूरित विन्यास है ना, S में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पूर्ण पूरित विन्यास है, तो ये अर्धपूरित विन्यास है, ये पूर्ण पूरित विन्यास है। तो अब आप लोग जानते हैं कि ज्यादा स्टेबल कौन सा होते, दोनों ही स्थायी है, अर्धपूरित भी स्थायी होता है और पूर्ण पूरित भी स्थायी होता है, लेकिन ज्यादा स्थायी कौन सा होता है, पूर्ण पूरित है। तो पूर्ण पूरित विन्यास ज्यादा स्थायी होता है, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी भाई, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसलिए इसमें सपोज करो आप, यदि आपने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी तो इसमें आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी ही पड़ेगी, क्यों, क्योंकि 3d5 भी ये अर्धपूरित, उधर 4s वाला क्या पूर्ण पूरित विन्यास हो गया है, बाय तुमको देना पूर्ण पूरित, और पूर्ण पूरित विन्यास क्या होता है, स्थायी विन्यास होता है। इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को ऊर्जा क्या देनी पड़ती है, ज्यादा। तो ये याद रखना कि मैग्नीज की प्रथम आयनन एंथैल्पी क्रोमियम से अधिक होती है। अब बात करें द्वितीयक आयनन एंथैल्पी की, किसकी बात करते हैं, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी। तो द्वितीयक आयनन एंथैल्पी का मतलब वहां से एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी पहले से निकल चुका है, वहां से तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से निकल चुका है। तो बात अब इसकी बात करते हैं, इसको आप दोगे और इसको आप एनर्जी दोगे। अब मैं बोल रहा हूं कि क्रोमियम की द्वितीयक आयनन एंथैल्पी है वो मैग्नीज से ज्यादा होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है, क्यों। तो इसके 2 कारण है भाई, सिंपल सी बात है, आप जानते हैं ये तो धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात इनके आकार में तो क्या कमी तो आई है, तो आकार में आपको अभी भी कुछ समय पहले था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसके आकार में भी कमी आई, इसके भी आकार में कमी आई, तो बाएं से दाएं चलते तो आकार में घटता है, ठीक है। दूसरी बात, अब ये इधर देखो 4s में तो कितने 0, तो 4s तो हटा दो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये बना आपका D5 अर्धपूरित विन्यास, क्या हो गया, अर्धपूरित विन्यास। इधर भी ये D5 लेकिन इधर 4s1 है, ये भी अर्धपूरित विन्यास। आप तो कहोगे कि 4s1 ये भी अर्धपूरित विन्यास ही तो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भाई ये D5 अर्धपूरित विन्यास है, तो नाभिक के नजदीक कौन पाया जाता है, S, नाभिक के नजदीक कौन सा पाया जाता है, याद है ना, सबसे नजदीक S, फिर P, फिर D, फिर F। तो जो नाभिक के नजदीक होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम। तो ये नाभिक के नजदीक पाया जाता है, इसकी ऊर्जा क्या हो गई, कम। तो इसकी ऊर्जा कम होने से तो इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा भाई। वैसे तो ये अर्धपूरित विन्यास है, लेकिन यहाँ पर कौन है, D5, ये अर्धपूरित विन्यास ये भी है, यहाँ पर अर्धपूरित विन्यास तो D5 भी है, लेकिन ये नाभिक से क्या है, दूर, तो इसकी ऊर्जा क्या है भाई, ज्यादा है, इसकी ऊर्जा क्या है, कम। तो इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें। तो ठीक है, तो ये याद रखना मैग्नीज की प्रथम आयनन एंथैल्पी क्रोमियम से ज्यादा होती है, जिसका कारण अभी बता दिया, अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास। फिर क्रोमियम की द्वितीयक आयनन एंथैल्पी है वो मैग्नीज से क्या होती है, ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इसमें से 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकलता जो क्या होता है, अर्धपूरित विन्यास, स्थायी विन्यास होता है, जबकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा द्वितीयक आयनन वो 4s से निकलेगा, जिसकी ऊर्जा कम होती है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो ये बात हो गई किसकी, आयनन एंथैल्पी। अब सेम टू सेम यही कहानी किसमें हो जाएगी, कॉपर की हो जाएगी भाई, तो कॉपर और जिंक की, ठीक है। तो कॉपर की प्रथम आयनन एंथैल्पी कम होती है जिंक से, अर्धपूरित पूर्णपूरित विन्यास। कॉपर की द्वितीयक आयनन एंथैल्पी है वो किससे ज्यादा हो जाएगी, जिंक से, वही कारण है। तो बात यही है, क्रोमियम व जिंक, सॉरी क्रोमियम व कॉपर, इन दोनों की द्वितीयक आयनन एंथैल्पी के मान हमेशा क्या होते हैं, ज्यादा, जिसका कारण है अर्धपूरित विन्यास, स्थायी विन्यास होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को ऊर्जा क्या देनी पड़ती है भाई, ज्यादा देनी पड़ती है। अर्धपूरित व पूर्णपूरित विन्यास स्थायी होने के कारण इनमें हमें ऊर्जा क्या देनी पड़ती है, ज्यादा देनी पड़ती है, इसलिए इनकी आयनन एंथैल्पी के मान क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखोगे। अब एक तीसरा गुणधर्म और बता देता हूं आपको। तीसरा गुणधर्म बता रहा हूं मैं आपको,
गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट, इनकी बात करते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों का आकार एस ब्लॉक से क्या होता है, कम होता है, ठीक है, और इनका आकार कम होता है, ये छोटे होते हैं, आकार क्या नाम है, ये ठोस होते हैं, तो इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो भाई डी ब्लॉक के तत्वों का गलनांक और क्वथनांक है वो एस ब्लॉक के तत्वों से क्या होगा, कम होगा, सॉरी एस ब्लॉक के तत्वों से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। अब गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं, तो ध्यान से समझना भाई इसको। डी ब्लॉक के तत्वों का गलनांक और क्वथनांक होता तो एस ब्लॉक से ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलते हैं, 3D सीरीज की बात करते हैं, 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो बाएं से दाएं चलते तो इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, D1 4s2, ये D2, D3, D5, D5, D6, D7, D8, D10 और D10 ये होता है, यही हुआ। तो बाएं से दाएं चलें तो भाई इसमें डी में कितने हैं, इसमें एक है, इसके डी में कितने हैं, इसके डी में कितने हो जाएंगे, 2, इसके डी में कितने हो जाएंगे, 3, इसके डी में कितने हैं, 5, इसके डी में कितने हैं, इसके भी डी में 5 ही हैं। यहां तक देखते हैं एक बार। तो बाएं से दाएं चलते अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, क्या हो रही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तो जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे जैसे इंक्रीज होगी, बढ़ रही है, ये ऊपर की तरफ दिखा, इसका मतलब बढ़ रही है, तो क्या होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होंगे, बढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे भाई, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे क्या होगा, इन ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, ओवरलैपिंग ज्यादा करेंगे। सीएफटी में बताया था ना मैंने आपको, वीपीटी में, कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे, क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो ओवरलैपिंग जैसे जैसे करेंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पावर बढ़ेगा। वैसे इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, आपको मैं इसको इस तरीके से भी समझा सकता हूं। ये 5 कक्षक है, सपोज करो इसमें कोई ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मान लो, ठीक है, एक ही बात करता हूं। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या दर्शाएगा, मेटल मेटल रेजोनेंस, MMR दर्शाएगा, मेटल मेटल रेजोनेंस, धात्विक धात्विक अनुनाद दर्शाएगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएगा, यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अनुनाद दर्शाएगा। अब जो अनुनाद दर्शाएगा उसकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा। आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। मतलब अनुनाद दर्शाए तो अनुनाद के द्वारा ये क्या जाता है, स्थायित्व प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, स्थायित्व प्रदर्शित करेगा, ठीक है। या इसको हम ये बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग इसमें पाई जाती है। जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे अनुनाद बढ़ेगा। तो अनुनाद बढ़ेगा तो अनुनाद, जिसकी अनुनादी संरचना ज्यादा बनती है उसका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, ये बात मैंने बताई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और या फिर इसको ऐसे सुनो, जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग ज्यादा होगी, उनमें अतिव्यापन ज्यादा होगा। और अतिव्यापन होने से क्या बनता है, बंध बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध बनेंगे। और सहसंयोजक बंध बनेंगे तो क्या होगा, वो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी, वो मजबूत हो जाएंगे, अट्रैक्शन उनमें ज़्यादा लगेगा। अब जिनमें अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है तो उनका मतलब उनकी बॉन्डिंग क्या हो गई, प्रबल हो गई। अब जिनकी बॉन्डिंग प्रबल हो गई तो वहाँ से उनको तोड़ने के लिए ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा। और जिसका ऊर्जा ज़्यादा दी जाती है तो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो याद रखना, जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इस बात को आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि एकमुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, मेटल मेटल रेजोनेंस बढ़ेगा, धात्विक धात्विक अनुनाद बढ़ेगा, जिससे उस पर क्या, उनके बंधों में क्या आएगी, प्रबलता आएगी, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा। भाई उनको तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठोस को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द्रव को गैस में बदलने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है। लेकिन ऊर्जा कैसे देंगे भाई, एक तो इनका आकार छोटा, आप लोग जानते हैं आकार छोटा है, तो भाई छोटे आकार को तोड़ने के लिए ऊर्जा क्या है, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो उनको तोड़ने के लिए अपने को ऊर्जा क्या देनी पड़ती है, ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इस बात को आप लोग एक याद रखोगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिंक है, इसका गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होता है। अपने आवर्त में जिंक का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि भाई D10 है वो पूर्ण पूरित विन्यास है, पूर्ण पूरित तो ये भी है, लेकिन इसका S तो 4s1 है ना, इसका क्या 4s2 है। तो जिंक का एक पूर्ण पूरित विन्यास है, क्या पूर्ण पूरित विन्यास। तो पूर्ण पूरित विन्यास क्या होता है, स्थायी विन्यास होता है। क्या होता है, स्थायी विन्यास। तो ये याद रखने के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। इस चीज को याद रखना आप लोग, क्योंकि इसमें एक तो एकमुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या भी नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या पूर्ण पूरित है। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। अब बाकी के जो गुणधर्म बचे उनकी चर्चा हम क्या करते हैं, बाद में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।